नमस्कार साथियों। आज 1 जुलाई है और सोमवार है। आज हम आदिवासियों की जो अभी एक विवाद चल रहा है उस पर बातचीत करेंगे। विवाद दरअसल पैदा हुआ मदन दिलावर के एक बयान से। मदन दिलावर मंत्री हैं राजस्थान में, और उनके एक बयान से ये विवाद पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों का डीएनए हिंदुओं से मिलता है, ऐसे ही कुछ कहा ना। उन्होंने कहा कि उनके डीएनए की जांच करने की आवश्यकता। हाँ, वो मतलब उनका कहने का ही मतलब यही था कि उनका डीएनए हिंदुओं से मिलता है, उसकी जांच करने की ज़रूरत है। और आदिवासी समाज अपने आप को हिंदू नहीं मानता, हिंदू से इतर मानता है। कुछ लोग हिंदू मानते होंगे, उनके देवी देवताओं को और पूजने लग गए हैं अब, लेकिन मूलतः मतलब जो है आदिवासी जंगल में रहने वाला और उसका कोई धर्म नहीं होता है। बहुत सारे लोग क्रिश्चियंस बन गए, तो आरएसएस के जो लोग हैं वो इनको हिंदू बनाना चाहते हैं, मतलब हिंदू बना करके अपने साथ रखना चाहते हैं। और जगह जगह ये युद्ध भी होता रहता है कि क्रिश्चियंस के और आपस में ये धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, ये वो जो भी है। अभी जो विवाद खड़ा हुआ है वो अपने बांसवाड़ा के जो सांसद हैं, उन्होंने इस मदन दिलावर के बयान पर बड़ी ज़बरदस्त प्रतिक्रिया व्यक्त की। और बांसवाड़ा में और जयपुर में भी उन्होंने ये प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि हम अपना डीएनए का टेस्ट करवाने आए हैं, आप टेस्ट करिए। बड़ा समूह था, काफ़ी बड़ा। तो ये इस विवाद को समझने के लिए आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर हेमेंद्र चंडालिया, और वो इस पूरे विवाद पर अपनी बात रखेंगे। और कुछ नहीं समझ में आएगा तो अपन पूछेंगे भी उनको। तो प्रोफेसर चंडालिया, आप शुरू करें। ये जो विवाद उपजा है वो मूल रूप से तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी के अज्ञान की उपज है। आदिवासियों के बारे में उनकी जानकारी बहुत सीमित लगती है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण आपने भी बताया कि जो हिंदुवादी संगठन हैं वो आदिवासियों को हिंदू मानते हैं और हिंदू बनाने के लिए अनेक प्रयास संगठित तौर पे वनवासी कल्याण परिषद और अन्य संगठनों के माध्यम से कई वर्षों से किए जा रहे हैं। कुछ जो आप ये दिखा जाओ थोड़ा। आदिवासी नेता हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक प्रभाव के कारण और उनसे राजनीतिक लाभ लेने के कारण उस धारा से जुड़ गए हैं। लेकिन इसको ठीक से समझने के लिए पूरे विश्व में जो आदिवासी समाज है उनकी मान्यताओं, उनके विश्वासों को समझना पड़ेगा। और साथ ही वैश्विक स्तर पर जो एक बड़ा आंदोलन आदिवासियों का अपनी अलग पहचान कायम रखने के लिए है, उसको भी समझना पड़ेगा। उसके बिना इस विवाद को न तो हम ठीक से समझ पाएंगे और न ये जान पाएंगे कि जो भारत में और राजस्थान में आदिवासी नेता हैं वे क्यों ये कह रहे हैं कि उनकी अपनी अलग एक पहचान है, अपनी अलग एक अस्मिता है, उनका एक अलग धार्मिक विश्वास है और एक सांस्कृतिक उनका बहुत बड़ा इतिहास है। तो मैं कुछ तथ्यात्मक बातें पहले रखूँगा और उसके बाद इस विवाद को खोलने की कोशिश करेंगे। असल में पूरी दुनिया में लगभग 70 देशों में
विभिन्न प्रकार के लगभग 5000 ऐसे समुदाय हैं जिनको हम आदिवासी कह सकते हैं और कहते हैं। अंग्रेज़ी में इनके लिए एक शब्द है इंडिजिनस पीपल ऑफ द वर्ल्ड। भारत में संविधान में उनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स में कहा गया है, गिना गया है, और भारत में लगभग 8% आबादी जनजातियों की या आदिवासी लोगों की है। राजस्थान में लगभग 12% आबादी आदिवासियों की है। तो ऐसे में वैश्विक स्तर पर अगर हम देखें तो लगभग 400 मिलियन पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में है, जो कि 5000 विभिन्न जनजातियों में है, और ये लगभग 70 देशों में रह रहे हैं। ये अलग बात है कि लगभग हर देश में इनकी संख्या माइनॉरिटी में है, अल्पसंख्यक हैं, लेकिन इनकी जो अस्मिता है, इनकी जो पहचान है, उसके लिए पूरी दुनिया में बहुत संघर्ष चला। और 1982 में जेनेवा में एक सम्मेलन हुआ जहां पूरे वैश्विक आदिवासी समुदाय को पहचान और उनको मान्यता देने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस बैठक का जो दिन था 9 अगस्त, उसको पूरी दुनिया में विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मान्यता दी। साथ ही 1995 से 2005 और फिर 2005 से 2015 तक 2 दशकों को संयुक्त राष्ट्र संघ ने दुनिया भर के आदिवासियों को समर्पित किया और उनके विकास के लिए, उनकी पहचान को मान्यता देने के लिए, उनके बेहतरी के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयास किए जाने को महत्वपूर्ण माना। भारत में भी 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। राज्य की स्तर पर इस पे अवकाश रखा जाता है। और जब जवाहरलाल नेहरू जी ने पंचशील की बात की तो उन्होंने कहा कि भारत में जो क्षेत्र आदिवासी बहुल हैं, जहाँ आदिवासी बहुसंख्यक संख्या में वहाँ रहते हैं, उनका प्रशासन इस तरह से किया जाना चाहिए कि लीस्ट गवर्नेंस हो, कम से कम वहाँ कानून लागू हों, और उनकी जो स्वायत्तता है, उनकी जीवन पद्धति है, उनके विश्वास हैं, उनकी जो संस्कृति है, उसमें कम से कम छेड़छाड़ की जाए। उनके बेहतरी के लिए जो योजनाएं हैं वो लागू की जाए, उनके विकास के अवसर उनको दिए जाए, लेकिन कोई ऐसा कानून या ऐसी व्यवस्था उन पर थोपी नहीं जाए जो कि उनकी अपनी नैसर्गिक संस्कृति और स्वायत्तता को नष्ट करती है। ये इसका एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है, और इसी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के आईने में हमको ये देखना पड़ेगा कि ये विवाद कैसे उपजा। पश्चिम में जो आदिवासी समुदाय हैं, प्री क्रिश्चियन एरा से उनकी उपस्थिति रही है, इसलिए उनकी जो धार्मिक मान्यताएं हैं, उनके जो विश्वास है, उनको पैगनिज्म कहा जाता है, जो कि ईसाई धर्म के उद्भव के पूर्व की जो उनकी परंपराएं हैं, जिसमें प्रकृति को वे बहुत अधिक महत्व देते हैं, प्रकृति की शक्तियों का पूजन करते हैं, और साथ ही अपने पूर्वजों को बहुत सम्मान देते हैं और उन्हें ही अपना आराध्य मानते हैं। लगभग वो स्थिति भारत के आदिवासियों की भी है। ये अपने पूर्वजों को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, उनकी आराधना करते हैं। साथ ही प्रकृति की जो शक्तियाँ हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, पहाड़ है, जंगल है, नदी है, ऐसे सारे जो प्रकृति के महत्वपूर्ण तत्व हैं उनका पूजन करते हैं, उनको अपना आराध्य मानते हैं। तो जो आदिवासी जीवन की परंपराएं हैं, उनमें सनातन परंपराओं का कोई स्थान नहीं। ऐसा बहुत सारे शोध में, बहुत सारे पुस्तकों में भी लिखा हुआ है, और एक रिकॉर्डेड हिस्ट्री है।
ये कोई बात ऐसी नहीं है जो कि मैं पहली बार कह रहा हूँ, ये एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। और पूरी दुनिया में ऐसा है, जहाँ वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्रिश्चियनिटी का फैला हुआ है, वहाँ भी पैगनिज़्म को इनका रिलीजन माना जाता है, इनका धर्म माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में इनकी अपनी एक स्वायत्त पहचान है और इन्हें पूरा अधिकार है भारतीय लोकतंत्र के अंदर और भारतीय संविधान के अनुसार भी कि ये अपनी मान्यताओं और अपने विश्वासों की रक्षा कर सकें और उसके साथ जी सकें। साथ ही जो ह्यूमन राइट्स चार्टर है, जो कि पूरे विश्व में लागू है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने जारी किया है, 10 दिसंबर को हम मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। उस चार्टर के अंदर भी इस बात की व्यवस्था है कि दुनिया के विभिन्न समुदाय अपने अपने धार्मिक सांस्कृतिक विश्वासों के साथ जिए और किसी के ऊपर कोई विश्वास थोपा नहीं जाए। तो ये जो अभी विवाद पैदा हुआ है वो इस राजनीति के तहत हुआ है कि आदिवासियों को सनातन धर्म में हिंदू मान्यताओं के अंदर रख करके और उन्हें ये कहा जाए कि वे हिंदू हैं और उन्हीं सारे मान्यताओं में विश्वास करने वाले लोग हैं। और जब आदिवासी अपनी स्वतंत्र सांस्कृतिक पहचान की बात करता है तो उसका विरोध करने के लिए जो माननीय शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने ये बयान दिया और ये कहा कि इनके, वो बहुत ही ख़राब भाषा का प्रयोग करते हुए कहा कि इनके बाप कौन है और इसका हम डीएनए टेस्ट करवाएंगे। तो ये जो अभद्र भाषा है, ये एक राज्य के शिक्षा मंत्री के मुंह से सुनना अपने आप में एक दुर्भाग्य है। पर ये तो डॉक्टर साहब क्या है कि मदन दिलवार का ही मामला नहीं है, ये तो पूरे देश में इसी आप देखिए मणिपुर में क्या झगड़ा है, मणिपुर में कुकीज़ का और मैथेईस का झगड़ा यही है। मध्य प्रदेश में उस बेचारा आदिवासी पर जो है पेशाब कर दिया। तो ये साथ भी रखना चाहते हैं और इस तरह से ह्यूमिलेट भी करना चाहते हैं, तो ये मतलब कैसे चलेगा? असल में ये इनकी एक राजनीतिक ज़रूरत के लिए साथ रखना चाहते हैं, जबकि चाहे वो आदिवासी हों चाहे दलित हों, उनके प्रति इनके मन में कोई सम्मान नहीं है। और दुर्भाग्य तो ये है कि जो मंत्री स्वयं एक दलित समुदाय से आते हैं उनके मुंह से ऐसी बात सुनने को मिली। असल में जो हिंदू मान्यताओं का वर्णाश्रम व्यवस्था है, जिसमें 4 वर्णों की कल्पना की गई है, जिस ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो जो आदिवासी समुदाय है वो इनमें कहीं भी नहीं है, वो इस वर्णाश्रम व्यवस्था से बाहर है। इसलिए उनको ज़ोर ज़बरदस्ती से या राजनीतिक दबाव के ज़रिए अगर हम शामिल करने की चेष्टा करेंगे तो वो मैंने उनको एक गैर लोकतांत्रिक व्यवहार होगा, गैर लोकतांत्रिक कदम होगा। जहाँ तक मणिपुर या भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र की बात है, तो वहाँ की जनजातियों का अपना एक इतिहास है, उनकी एक बहुत ताकतवर स्थिति है और ऐसे में उन पर किसी भी तरीके का ऐसा दबाव बनाना मुझे लगता है कि सिर्फ एक राजनीतिक कुचेष्टा है और जो इस देश का संविधान है, इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसका भी विरोध है, उसके खिलाफ ये सारी बातें जाती है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भारत में विविधताएं हैं, सांस्कृतिक विविधताएं हैं, धार्मिक विविधताएं हैं, लोगों के अपने रहन सहन की, जीवन शैली की जो विविधताएं हैं, उनको बराबर सम्मान दे करके ही हम इस देश की एकजुटता को बचाए रख सकते हैं। वरना जो पहले भी हुआ कि अलगाववादी आंदोलन विकसित हो जाते हैं और जब इस देश के भीतर कुछ लोग अपने आप को पाते हैं कि उनके साथ समानता का व्यवहार नहीं हो रहा है,
उनके साथ न्याय नहीं हो पा रहा है, तब फिर टकराव की स्थिति पैदा होती है। तो अगर हमको एक देश के रूप में एकजुट होकर के रहना है, तो जो हमारे यहाँ विभिन्न धार्मिक समुदाय हैं, जातीय समुदाय हैं, उन सबको समान न्याय, समान अधिकार और समान अवसर देना अनिवार्य होगा, अन्यथा भीतर ही भीतर असंतोष फैलेगा। तो ये कैसे होगा डॉक्टर साहब? जय संविधान तो बोलने नहीं दे रहे, पार्लियामेंट में ही नहीं बोलने दे रहे। ये एक अल्पमत की सरकार है केंद्र के भीतर, और अगर इवन देन वो नहीं बोलने दे रहे हैं तो ये हो सकता है कि ये अपने लिए आत्मघाती वो काम कर रहे हों। हो सकता है कि अगली बार 240 की बजाय 140 सांसद चुनकर आए उनके, क्योंकि ऐसे किसी भी व्यवहार को कोई भी देश की लोकतांत्रिक जनता स्वीकार नहीं करेगी। ये बात अलग है कि कुछ धार्मिक ध्रुवीकरण के माध्यम से ये वोट प्राप्त कर पाए हों इस बार भी, लेकिन ये तो साबित हो गया कि चाहे उन्होंने बड़े जोर शोर से राम मंदिर की प्रतिष्ठापना का अभियान चलाया और उसको मीडिया के माध्यम से एक माहौल बना करके पूरे देश में ये संदेश देने की कोशिश की कि ये ही एकमात्र हिंदू धर्म को मानने वाले और उसको प्रतिष्ठित करने वाले लोग हैं, लेकिन उस राजनीति को लोगों ने सिरे से नकार दिया और उसका कोई प्रभाव चुनाव पर बहुत बड़ा रहा हो ऐसा लगता नहीं। तो आने वाले सालों में और क्या होगा, इस धार्मिक ध्रुवीकरण का हश्र क्या होगा, लोगों की जो आर्थिक मांगे हैं, लोगों की जो गरीबी है, शोषण है, अवसरों की कमी है, बेरोज़गारी है और न्याय का अभाव है, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि अंततः इस प्रकार की किसी भी प्रवृत्ति का निषेध करेंगी। और अगर कोई भी शासन व्यवस्था, कोई राजनीतिक दल निरंकुश हो जाएगा, तानाशाही को अपनाने लगेगा, तो ऐसे में भारत का इतिहास ये बताता है कि ऐसे सत्ताओं को लोगों ने उखाड़ फेंका है। उसमें समय लग सकता है, हो सकता है कि एकजुटता विपक्ष की जिस हद तक होनी चाहिए थी इस बार नहीं हो पाई, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा इस प्रकार की तानाशाही को या विभाजनकारी दूसरा ये डॉक्टर साहब मौका मिलेगा। 70 साल में इनके लिए बहुत सारे कानून भी बने, पैसा कानून और कई तरह के इनके सुविधा के लिए या इनके डेवलपमेंट के लिए कानून बने, आरक्षण भी मिला इनको उस तहत। लेकिन फिर भी देखने में ये आता है कि इनके क्षेत्रों में न तो कोई अच्छे स्कूल हैं, न कोई अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, और एक तरह का मतलब नेग्लेक्टेड जो मासेस हैं उस तरह से ही इनको रखा गया अभी तक की वंचित लोगों की तरह। तो ये राजनीति कैसे मतलब और कब तक चलेगी? ये राजनीति इसलिए चल रही है कि ये अपनी पहचान के आधार पर एकजुट नहीं हुए, और जिन लोगों ने इनका प्रतिनिधित्व किया उनकी प्रतिबद्धता अपने राजनीतिक दलों के प्रति ज़्यादा रही, अपने लोगों के प्रति कम रही। तो ऐसे में ये हुआ कि ये लोग चुनकर चाहे चले आए हों आरक्षण के माध्यम से, लेकिन जो अपने क्षेत्रों के विकास की जो प्राथमिकता उनको देनी चाहिए थी वैसी प्राथमिकता वो दे पाने में सफल नहीं हो पाए, और राजनीतिक दलों के भीतर भी इनकी आवाज़ को बहुत ज़्यादा सुना नहीं गया, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। आदिवासियों की जो आवाज़ है उनको अब जा कर के थोड़ी पहचान मिली है। और दूसरा, हाल के सालों में ये ज़रूर हुआ है कि जिसने भी विस्थापन के खिलाफ आवाज़ उठाई, जिसने भी जंगलों पर अपने अधिकार के लिए जंगल जमीन का आंदोलन, ज़मीन के लिए, पानी के लिए आंदोलन किए, आवाज़ उठाई, उनको नक्सली कह कर के बदनाम किया गया और ये कहा गया कि ये देशद्रोही हैं। असल बात यह है कि वे अपने पारंपरिक रोज़गार के साधनों की रक्षा करना चाहते थे, और जो उद्योगपति आए उन क्षेत्रों में, चाहे वो खनिजों के खनन के लिए आए चाहे किसी और काम के लिए, तो उनके हितों की रक्षा के लिए सरकारों ने कई जगह दलाल का काम किया।
और जब जब टकराव हुआ, जब जब आदिवासी लोगों ने संगठित होकर के इसका विरोध करने की कोशिश की, तो उनको एक राष्ट्रद्रोही की संज्ञा दी गई, उनको नक्सली कहा गया, जबकि वास्तव में वे अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। अब जब ये अपनी पहचान के प्रति जागरूक हुए, खासतौर से राजस्थान में, तो मैं ये देख रहा हूँ कि दक्षिण राजस्थान में जो ये ताकत उभर कर आई है, इसके दूरगामी परिणाम होंगे। और ये जो पार्टी है, भारत आदिवासी पार्टी, इसके और ज़्यादा विस्तार की संभावनाएं मैं देख रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने वास्तव में ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ा है, बहुत कम संसाधनों के साथ चुनाव लड़ा है, और अपनी पहचान के विषय के साथ साथ अपने क्षेत्र के विकास के लिए अगर जो सांसद चुने गए हैं और जो विधायक चुने गए हैं वो गंभीरता से काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि बेहतर परिणाम ये अपने क्षेत्र के विकास के लिए ला सकेंगे। ओके डॉक्टर साहब, ये जो बात है, मतलब आदिवासी विकास, मतलब उनमें जो चेतना आई है, वो गुजरात में भी थोड़ा इसका इफ़ेक्ट है। और छोटूलाल बसावा वहाँ पर जो 3-4 बार MLA रहा है, और अभी शायद एक जो कांग्रेस जीती है या शायद आप पार्टी जीती है, वो भी उसी संसद का एक सीट पे जीती है, बलसाड़ या ऐसा, तो वो भी उस आंदोलन की ही देन है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ इसको समाप्त करने के पहले, कि आपने कहा कि ये जो सरकार है, सरकार तो हमेशा मतलब आदिवासियों के वहीं दलाली का काम नहीं कर रही है, बल्कि जहाँ जहाँ भी इंडस्ट्रियाँ हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी है, और मज़दूर जब आंदोलन करता है या अपनी डिमांड्स रखता है, तो वहाँ पे भी सरकारें उन आंदोलन को दबाने का काम, उनको सप्रेस करने का काम ही करती है, और किसी भी तरह से पूंजीपतियों को प्रोटेक्ट करने का काम। सरकार का तो खैर बहुत ही रवैया मतलब बिल्कुल ठीक नहीं है, चाहे वो कोई सी भी सरकार हो। मैं सिर्फ बीजेपी की 10 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ, और इन्होंने तो इतना ख़राब किया है कि वो जो कानून थे मज़दूर के प्रोटेक्शन के लिए, 43 कानून थे, 44 कानून थे, उनको बदल करके 4 कोड में बदल दिया, और उन कोड का भी कोई धनी-धोरी नहीं है। तो ये जो बात है, मतलब तो ये सारी मूल लड़ाई जो है सरकारों के और पूंजीपतियों के पक्ष के अगेंस्ट जो है लड़ने की है, वो आदिवासी हो, दलित हो, वंचित हो, OBC हो, या आम आदमी जो इन सारी चीज़ों से पीड़ित है, उसको भी इस लड़ाई में आना पड़ेगा। बाकी इस लड़ाई का कोई हल नहीं निकल सकता। धन्यवाद, आप आए और अच्छी बात हुई आदिवासियों के संदर्भ में, और हम ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और समाप्त करने के पहले ये अपील करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो फॉरवर्ड करें, शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट लिखें और सुझाव दें। आपके सुझाव हमें बेहतर करने में मदद करेंगे। धन्यवाद। ये कौन फोन कर